हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर की कुछ वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। ठीक है, हमने डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्टिफिकेशन, बायोस्फीयर्स, नेशनल पार्क्स, इन सब के बारे में भी पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक 5.9 रेड डाटा। ठीक है, रेड डाटा बुक। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर का रेड डाटा बुक। सो रेड डाटा बुक होती क्या है। ठीक है, इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें। अगर आपने हमारी इस चैप्टर की बाकी वीडियो जो नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सिर्फ जाकर उन वीडियो को देख सकेंगे जहां पे आपको हमारी सभी क्लासेस की वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट में तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। ठीक है, सो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ठीक है, अब आती है रेड डाटा बुक होता क्या है। तो प्रोफेसर अहमद ने चिल्ड्रन जितने भी थे वहां पे उन्हें बताया कि रेड डाटा बुक होती क्या है। उन्होंने एक्सप्लेन किया रेड डाटा बुक। ठीक है, he tells that the red data book is a source book which keeps a record of all endangered animals and plants। उन्होंने बताया जितने भी चिल्ड्रन थे वहां पे कि क्या है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक एक ऐसी सोर्स बुक है, मतलब एक ऐसा सोर्स है ऐसी बुक का जो क्या रखती है, जो सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स का रिकॉर्ड रखती है और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखती है। जितने भी हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बताइए इंडेंजर्ड क्या होता है, कमेंट में टू लाइन्स के टू वर्ड्स का भी आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहें लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए। सो इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, इंडेंजर्ड एनिमल्स एक ऐसी रेड डाटा बुक क्या है, एक ऐसा सोर्स बुक है जो क्या करती है, सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का डाटा कलेक्ट करके रखती है। इंडेंजर्ड मतलब ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। कौन से प्लांट्स और एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब वो बहुत ही कम बचे हैं। जैसे कि उनकी 10 स्पेसीज, मतलब उनके 10 पाए जाते हैं, बाकी सब गायब। ओनली 10 एनिमल्स बचे हैं वो। ठीक है, 10 भी पता नहीं कब उन 10 को भी क्या हो जाए। तो उन्हें सेव करने के लिए हमने नेशनल पार्क बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई। ठीक है, तो रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है जो सभी इंडेंजर्ड है, जो एनिमल्स इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने वाले उन प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखती है। Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for plants and animals found in India. ठीक है, रेड डाटा बुक जो होती है वो इंटरनेशनली रखी जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन से। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे कि वो क्या करती हैं, वो इस रेड डाटा बुक को अपने पास रखती हैं, उन्हें मेंटेन करके रखती हैं इंटरनेशनली कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का हमारे वर्ल्ड से खत्म होने वाले हैं। इंडिया भी इसी तरीके से अपने एक रेड डाटा बुक बना के रखता है प्लांट्स एनिमल्स के जो हमारे इंडिया में मिलते हैं और इंडिया से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक 5.10। ठीक है, टॉपिक 5.10 माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है। The exclusion party then enters deeper into the forest under the guidance of माधव जी। ठीक है, वो जो उनकी पार्टी एक तरीके से चल रही थी, जो जब वो लोग अंदर जाते जा रहे थे तब उनकी जो पूरी की पूरी टीम थी वो फॉरेस्ट के बहुत अंदर पहुंच गई थी माधव जी के गाइडेंस में, मतलब माधव जी के साथ। उन्हें पता था सारे रास्ते। ठीक है, तो वो बहुत ही अंदर पहुंच गए थे। दे सिट नियर द तवा, वो तवा दे सिट नियर द तवा रिजर्व टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। वहां पे तवा रिजर्व था। ठीक है, वो वहां पे कुछ देर के लिए रुके, थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। पहली ने क्या ऑब्जर्व किया, पहली ने कुछ पक्षी, मतलब बर्ड्स को अंदर पक्षी। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी रिवर के पास देखे। माधव टेल्स दैट द चिल्ड्रन दीज आर माइग्रेटिव बर्ड्स। माधव जी ने उन बच्चों को बताया कि ये जो क्या है, ये जो हमारे ऑर्गेनिम्स हैं, ठीक है, ये कौन से हैं, ये हमारी बर्ड्स है। कौन है, ये हमारी बर्ड्स हैं। ठीक है, माधवी टेल्स दैट दीज आर माइग्रेटिव बर्ड्स। माधवी ने बताया ये कौन सी बर्ड्स हैं, हमारी माइग्रेटिव बर्ड्स हैं। ठीक है, दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। माधवी ने बताया ये जितने भी हमारे पक्षी, मतलब जितने भी बर्ड्स हैं, ये कहां से आई हैं, ये हमारे वर्ल्ड के अलग अलग किनारे से आई हैं और यहाँ पे आके आ गई हैं। ठीक है, कहाँ की बस, कहाँ की वर्ड्स है, वो
अलग अलग जगह की वो वर्ड्स हैं जो वहां पे थी, उन्हें दिख रही थी। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। माइग्रेटरी बर्ड्स कैसी बर्ड्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर चली जाती हैं हर साल, किसके लिए? पहली बात तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जाती है, ठीक है, जैसे कि 1 महीने में उन्हें सफर तय करना है, 2 महीने सफर तय करना है, उससे ज्यादा वो नहीं करती हैं, क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह पे डिफर करता है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सही होती हैं तो ही वो जाती हैं, वरना फिर वो वहीं रुकती हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स एक ऐसी बर्ड्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं हर साल कुछ पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। दे फ्लाई for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable। अब वो क्यों, अब वो जाती क्यों है? वो तब जाती हैं ताकि वो अपने एग्स को लेकर सकें, ठीक है, अपने एग्स को दे सकें। अब वो वहां पे क्यों नहीं देती है? वो वहीं वहीं पे भी तो रह सकती हैं। तो वो इसलिए वहां पे नहीं रहती हैं क्योंकि जो उनके आसपास का वहां पे वेदर होता है या तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है और इनहॉस्पिटेबल हो जाता है, मतलब रहने लायक उनके लिए नहीं बचता है। Bird who cover long distances to reach another land are known as migratory birds। और कुछ ऐसे बर्ड जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती हैं दूसरे और दूसरी जगह पहुंचने के लिए, दूसरे लैंड तक पहुंचने के लिए, उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरे अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक 5.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब हम पढ़ेंगे हम पेपर को रिसाइकल किस तरीके से कर सकते हैं। सो प्रोफेसर एमा ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, ठीक है। प्रोफेसर अहमद ने अब सारे बच्चों की क्या की, अटेंशन को ड्रॉ किया, मतलब अटेंशन को वो कहीं और लिया है और उन्होंने डिफोरेस्टेशन के एक और कॉज पर लिया है कि डिफोरेस्टेशन की एक और वजह क्या है। He tells them it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper। उन्होंने बताया कि एक पेपर को मतलब इस 17 फुली ग्रोन ट्रीज लगते हैं, पूरी तरीके से ग्रो वाले ट्री 17 ट्रीज लगते हैं एक टोने मतलब एक टोन ऑफ पेपर बनाने के, कैसे? एक टोन ऑफ पेपर बनाने के लिए। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, से हमें पेपर को बचाना चाहिए। Professor Ahmed also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हम पेपर को, एक ही पेपर को 5 से 7 बार यूज कर सकते हैं अगर हम उसे रिसाइकल करना चाहें। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year। ठीक है, फिर प्रोफेसर अहमद ने बताया अगर हर स्टूडेंट एक पेपर भी एक डे में बचाता है ना, तो इसका मतलब वो अकेला ही स्टूडेंट कई ट्री को वो गिनने से बचा सकता है एक साल में। वे शुड सेव, रीयूज पेपर एंड रिसाइकिल इट। हमें क्या करना चाहिए? हमें पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए, ठीक है, जो यूज पेपर हो उसे रिसाइकिल करना चाहिए। बाय दिस Thus, this we not only save trees but also may save energy and water need for manufacturing paper। हम क्या करेंगे? हम इस ओनली ट्री को सेव नहीं करेंगे, साथ के साथ हम एनर्जी को भी बचाएंगे। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज हो रही है उस पेपर को बनाने के लिए वाटर यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये सब एनर्जी भी हम बचाएंगे जो पेपर को मैन्युफैक्चर करने में यूज हो रही है। मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल बी ऑल्सो रिड्यूस। जो हार्मफुल केमिकल्स पेपर को बनाने में यूज होते हैं वो भी, उनका भी यूज करना हमारे लिए रिड्यूस होगा अगर हम इन्हें तय ढंग से रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5.2 डिफोरेस्टेशन। अब हम पढ़ेंगे डिफोरेस्टेशन के बारे में। डिफोरेस्टेशन होता क्या है? अगर आपने नोटिस किया, अभी हमने डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। डिफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन के नाम में ओनली कितना फर्क है? डी और री का, ठीक है। सो रिफोरेस्टेशन, प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर टू डिफोरेस्टेशन इज डिफोरेस्टेशन। अब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अगर हम डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। रिफोरेस्टेशन मतलब डिफोरेस्टेशन में क्या करते हैं? हम पेड़ों को काटते हैं और रिफोरेस्टेशन में हम पेड़ों को दोबारा लगाते हैं। रिफोरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफोरेस्टिंग क्या है? डिफोरेस्टेशन का मतलब है हमें दोबारा रीस्टॉक करना, मतलब उन्हें दोबारा स्टोर करना उन डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को, ताकि वो नए ट्रीज को प्लांट कर सकें। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली हैव सम ऑफ द generally have be of the same species which were found in that forest। अब ये जो प्लांटेड ट्रीज होते हैं
ठीक है, जनरली ज्यादातर वो ही हमें स्पेसीज मिलती हैं इन प्लांट्स की जो हम यूज करते हैं, जो हमें फॉरेस्ट वगैरह में देखने के लिए मिलती हैं। वी वुड प्लांट एट लीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट, हम इस तरीके से कई प्लांट्स को लगा भी पाएंगे जैसे हम कट करेंगे। डिफॉरेस्टेशन कैन टेक नेचुरली ऑल्सो, डिफॉरेस्टेशन खुद भी प्लेस ले सकता है नेचुरली। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, हमने जो एरिया को डिफॉरेस्ट किया मतलब काट दिया, अगर हम उसे डिस्टर्ब ना करें तो वो खुद कुछ टाइम बाद फिर से खुद ही ट्री में, मतलब वहां पर खुद ट्री दोबारा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और वो दोबारा से लैंड कैसा बन सकता है, हरा भरा बन सकता है, अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें। ठीक है, इट रीएस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ, वो खुद ही रीएस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। इन द नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में कोई भी रोल नहीं होता है ह्यूमन बीइंग्स का। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रीमिडियस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, हमने पहले ही बहुत ज्यादा खतरनाक डैमेज पहुंचा चुके हैं हम अपने फॉरेस्ट को। इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, अगर हम अपनी ये जो ग्रीन वेल्थ है, ये जो हमारे ग्रीन ट्रीज प्लांट्स हैं, अगर एनिमल्स हैं, इन सबको बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, जो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगी, अगर हम उनसे उन्हें बचाना चाहते हैं तो हमें प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन, हमें और कई ट्रीज को प्लांट करना पड़ेगा, यही अकेला एक ऑप्शन है। Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. इंडिया में प्रोफेसर अहमद ने बताया कि क्या है, हमारे पास एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। This act is aimed at preservation and conservation of natural resources and meeting the basic needs of the people. ठीक है, living इन और नियर द कोस्ट। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसका क्या एम है, ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए है नेचुरल फॉरेस्ट की, ताकि ये क्या कर सकें, ताकि इस एक्ट के अंदर हम अपनी बेसिक नीड्स ऑफ पीपल की जो आसपास फॉरेस्ट वगैरह के रहते हैं उन्हीं से पूरा कर सके और हम उन्हें खुद ही ग्रो करें उन वाले प्लांट्स को। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। ठीक, कुछ देर बाद ही, ठीक है, जब माधव जी ने उन्हें बताया रेस्ट के थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब बच्चों से अब चलो वापस चलते हैं, क्योंकि क्या करते हैं लोग, मतलब ये एडवाइजेबल होता है कि आप सनसेट के बाद जंगल में ना रुकें, क्योंकि उसके बाद जानवर बहुत ज्यादा वो जाते हैं और जंगल में घूमने लग जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उन्हें क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, क्योंकि कोई भी एनिमल अटैक कर सकता है तो वो एनिमल। सो ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड their children thank माधव जी for guiding them through this exciting experience। फिर जब वो वापस गए तो प्रोफेसर अहमद और चिल्ड्रन जो थे उन्होंने माधव जी को थैंक किया, उन्हें गाइड करने के लिए एक छोटे से एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने उन्हें हेल्प की उस जंगल को घुमाने में। ठीक है, तो अब इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश। ठीक है, हमने इसमें आज की इस वीडियो में रिफॉरेस्टेशन के बारे में भी पढ़ लिया, रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। इस चैप्टर में भी हमने डिफॉरेस्टेशन माइग्रेशन के बारे में, रिसाइक्लिंग ऑफ पेपर के बारे में, डेड डाटा बुक, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और ऐसी कई चीजें हमने पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस